गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है? कोई दिक्कत? वेरी गुड। तो आराम से खुल के आप लोग बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेरी गुड। हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे इतिहास का, ब्रिटिश राज के अधीन भारत। भारत ब्रिटिशों का गुलाम रहा, हमारे देश पे अंग्रेज़ों ने शासन किया था। तो उन लोगों ने कैसे कैसे शासन किया था, किस व्यवस्था के तहत शासन किया था, वो हम लोगों के 8वीं क्लास के इतिहास के 6ठे चैप्टर में दिया गया है। उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे अभी। तो हम लोग सन 1857 की क्रांति के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो गया। 1857 की क्रांति हुई थी। उस क्रांति में ये हुआ कि भारत के लोगों ने, राजाओं ने अंग्रेज़ों का विरोध किया। उस विरोध के फलस्वरूप ये हुआ कि अंग्रेज़ की जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज़ों ने उससे शासन ले लिया और क्वीन विक्टोरिया के हाथ में दे दिया। 1 नवंबर 1858 मिंटो पार्क इलाहाबाद में उस समय के गवर्नर जनरल, वायसराय उनका नाम फिर बाद में पड़ गया उस पद का, लॉर्ड कैनिंग थे। उन्होंने घोषणा पत्र पढ़ा। किसका पढ़ा? महारानी क्वीन विक्टोरिया का। और उसके तहत उन्होंने अपना शासन भारत पे स्थापित कर दिया। ये फ़ोटो देखिए आप, साइड में जो लगी है, ये महारानी विक्टोरिया का है। देखिए उसमें लिखा, अच्छा आप लोग बुक नहीं है, क्वीन विक्टोरिया का है। चलो कोई नहीं, बुक जिसके पास नहीं है वो ऐसे सुन ले। अब भारत का शासन ब्रिटिश सरकार ने ग्रहण किया तथा रानी विक्टोरिया को भारत का शासिका घोषित कर दिया। शासिका का मतलब है कि महारानी, महाराज्यी, साम्राज्यी। जैसे साम्राज्य होता है, साम्राज्य होता है, वैसे ही उसका स्त्रीलिंग साम्राज्यज्ञी हो गया। महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र जो पढ़े गए थे क्वीन विक्टोरिया के, कब पढ़े गए थे? 1 नवंबर 1858 को। कब पढ़े गए थे? कहाँ पढ़े गए थे? इलाहाबाद में। कहाँ पढ़े गए थे? इलाहाबाद। अब इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में प्रयागराज रहेगा तो भी सही, अगर इलाहाबाद रहेगा तो भी सही। ठीक है, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में वो पढ़ा गया था। अब उनके घोषणा पत्र की खास बातें ये थी कि क्षेत्रों के सीमा विस्तार की नीति समाप्त कर दी गई थी और अंग्रेज़ों की हत्या के दोषियों को छोड़ से सभी को क्षमा कर दिया गया था। जिन्होंने मर्डर किया था, 302 का मुकदमा जिनके ऊपर था, उन्हीं को केवल जेल में रखा गया, बाकी सबको पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो थे, राजनीतिक बंदीगृह, उन सबको बाहर कर दिया गया था। विद्रोह में भाग लेने वाले तालुकेदारों को राजभक्ति प्रदर्शित करने पर उन्हें उनकी जागीरें वापस कर दी गई थी। जो लोग अंग्रेज़ों के साथ अच्छा संबंध बना लिए, उनकी बात मान गए, तो उनका ज़मीन वापस कर दिया गया, उनकी जागीरें वापस कर दी गई कि ठीक है तुम लोग सही से शासन करो। बिना भेदभाव के योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा में भर्ती का वचन दिया गया। इसके पहले 1853 में, 1853 में भारत में जैसे आज कलेक्टर होता है, ज़िले का डीएम कलेक्टर होता है ना, वैसे ही तब अभी आईएएस परीक्षा कही जाती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक सेवा, तब आईसीएस कही जाती थी, इंडियन सिविल सर्विसेज। उसकी परीक्षा केवल इंग्लैंड में होती थी, अब उसको भारत में भी करवाएंगे। भाषा लेकिन अंग्रेजी ही रखे थे वो लोग। ठीक है, यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या घटाकर निश्चित कर दी गई। बंगाल प्रेसिडेंसी में 1:2 तथा मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में 1:3 का अनुपात निश्चित किया गया। मतलब बंगाल में 1:2, मद्रास और मुंबई 2 प्रेसिडेंसीज में 1:3 का रखा गया, भारतीयों और यूरोपियों का। ब्रिटिश साम्राज्यी विक्टोरिया की घोषणा के अनुसार इंग्लैंड में भारत के शासन की देखरेख तथा नियंत्रण करने के लिए एक मंत्री अलग से नियुक्त किया गया, जो भारत मंत्री कहलाया। क्या कहलाया? वेरी गुड, भारत का मंत्री। वह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत में गवर्नर जनरल वायसराय कहलाने लगा। भारत का जो गवर्नर जनरल था वो वायसराय कहलाने लगा। क्या कहलाने लगा? वायसराय। पहला वायसराय कौन हुआ? लॉर्ड कैनिंग। कौन हुआ? कैनिंग हुआ। अभी हमने इसका नाम बताया था आपको, और इसी ने ये घोषणा पत्र पढ़ा भी था इलाहाबाद में। क्योंकि भारत में वह ब्रिटिश शासन का प्रतिनिधि था, उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक समिति बनाई गई कि 4 सदस्य की एक समिति है,
और वो उसके सलाहकार के रूप में उसका काम करेंगे। जैसे स्कूल में कोई एक टीचर या मैडम हेड होती हैं, उनके सहायता के लिए हम सारे लोग बाकी टीचर्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ही वहाँ पे बनाया गया। साथ ही राजपूत, मराठा, सिख प्रमुखों के साथ साथ हैदराबाद के निज़ाम को अंग्रेज़ों के प्रति निष्ठा के लिए पुरस्कृत करते हुए उनके राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के सदस्य राज्यों के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में तालुकेदारों व जमींदारों को ब्रिटिश प्रतिनिधियों के मान्यता प्रदान की गई। यही लोग बाद में ब्रिटिश प्रशासन के एजेंट के रूप में कार्य करने लगे। इसी प्रकार भारतीय प्रबुद्ध वर्ग के साथ नम्र एवं मैत्रीपूर्ण व्यवहार का निश्चय किया गया, क्योंकि ब्रिटिश प्रशासकों की यह मान्यता थी कि निम्न तथा मध्य वर्ग के लोग प्रायः उच्च वर्ग का ही अनुसरण करते हैं। हम आज भी जो लोग हमारे समाज में अग्रणी होते हैं, जिनके घर में अच्छी नौकरियां हैं, हम भी नौकरी पा करके उनके जैसा बनना चाहते हैं। अच्छे पक्के मकान हैं, 4 चक्के की गाड़ी है, हम भी चाहते हैं हमारा भी अच्छा घर हो, 4 चक्के की अच्छी गाड़ी, हम भी बैठ के घूमें, रोज़ जाएं घूमने, पिज़्ज़ा खाएं, बर्गर खाएं, डोमिनोज़ फास्ट फूड खाएं, जो कि फास्ट फूड ख़राब है, लेकिन फिर भी मन तो यही करता है। ब्रिटिश शासकों को सैन्य पुनर्गठन करने को भी विवश होना पड़ा। सेना में भी उसने रिफॉर्म किए। कैसे? यूरोपीय एवं ब्रिटिश मूल के अधिकारियों की संख्या में वृद्धि की गई। तोपखाना एवं महत्वपूर्ण मारक क्षमता वाले हथियारों से भारतीय सैनिकों को वंचित रखा गया। सेना के में जातियों, क्षेत्रों तथा संप्रदाय के आधार पर सैनिक इकाइयाँ बनाई गई, जिससे उनमें भेदभाव बना रहे। बंगाल रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, कई रेजिमेंट बनाए गए। जाति धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे रेजिमेंट बनाए गए, जिससे कि लोगों के अंदर, जैसे राजपूताना राइफल्स, राजपूताना रेजिमेंट एक बना दिया गया, एक गोरखा रेजिमेंट बना दिया गया। तो ये नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश की गई। भारत में प्रशासनिक पुनर्गठन कैसे हुआ? राजनीतिक और प्रशासनिक। भारत में प्रशासनिक पुनर्गठन की शुरुआत में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन काउंसिल एक्ट से की। 1861 में एक एक्ट आता है। कब आता है? 1861 में। कब आता है? वेरी गुड। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल का नाम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया गया। क्या नाम कर दिया गया? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या कर दिया गया? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 12। अब कितनी कर दी गई? 12 कर दी गई। करने का अधिकार भी वायसराय को दे दिया गया और कर भी दी गई। इन सदस्यों में आधे सदस्य गैर सरकारी होते थे। यह काउंसिल पूरी तरह से अधिकार विहीन थी। इसका न तो वित्तीय नियंत्रण था, न ही प्रशासनिक। इस काउंसिल के द्वारा पारित कोई भी विधेयक वायसराय के अनुमोदन के बिना कानून नहीं बन सकता था। ठीक है। अब काउंसिल में पास होने के बाद भी, जैसे आप लोग क्लास में सारे बच्चे मन बना लो कि खेलना है, टीचर से पूछोगे सर खेलना है, टीचर ने मना कर दिया तो नहीं खेल होगा। ठीक है। ये पेन खा जाओगी कैसे? क्या करके मानो? ये सब आएगा, रिकॉर्ड हो रहा। ठीक है। इस काउंसिल के द्वारा पारित कोई भी विधेयक वायसराय के अनुमति के बिना कानून नहीं बन सकता था। अतः कानून के मामले में भी यह एकमात्र सलाहकार समिति ही थी। इसमें भारतीय सदस्य वायसराय द्वारा नामित होते थे। किसके द्वारा नामित होते थे? भारत के वायसराय के द्वारा। ठीक है। अतः वे आम भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व तो बिल्कुल नहीं करते थे। वो तो जो उनके लोग होंगे उन्हीं को रखेगा, जिनकी सलाह उसे अच्छी लगेगी, जिनकी बात अच्छी लगेगी, उसी की बात सुनेगा, उसी की बात मानेगा। अब देखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आया। कौन सा आया? 1892। 61 के बाद सीधे 31 साल जंप कर गया और 31 साल बाद 1892 में आया। इसमें देखिए कुछ सुधार हो रहे हैं। 1861 के काउंसिल एक्ट में भारत की शासन व्यवस्था में जो सुधार किए गए थे उससे भारतीय जनता संतुष्ट नहीं थी। भारतीय जनता की मांगों को ध्यान में रखकर भारतीय शासन व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए 1892 का अधिनियम पास किया गया। वायसराय के परिषदों की संख्या 12 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 16 कर दी गई। इसी कारण केंद्रीय एवं प्रांतीय दोनों ही परिषदों में मनोनीत सदस्यों की संख्या निर्वाचित सदस्यों से अधिक हो गई। अब जो वायसराय के सहमति से आने वालों की संख्या अधिक हो गई, चुन के आने वालों की संख्या कम हो गई। कितनी संख्या कर दी गई?
इसका मनोनयन समाज के विशिष्ट वर्गों से किया जाता था। परिषद के सदस्यों की शासन संबंधी विषयों पर प्रश्न पूछने और बजट पर विचार विमर्श करने का भी अधिकार दिया गया। अब देखिए ये चीज़ अंडरलाइन कर लीजिए, बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार, प्रश्न पूछने और बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार। भारत के लोगों के लिए किए जा रहे वित्तीय व्यय, पैसे जो खर्च हो रहे हैं उस पर प्रश्न पूछने का अधिकार और बजट पर चर्चा करने का अधिकार कौन से काउंसिल एक्ट से आया? 1892 के काउंसिल एक्ट से आया। सवाल ये बनेगा किस एक्ट से आया? 1892। बजट पे चर्चा और सवाल पूछने का अधिकार कौन से एक्ट से आया? 1892। वेरी गुड, 1892। इस प्रकार शासन संबंधी अधिकार भारतीयों को नाम मात्र के लिए प्राप्त हो गए। नाम मात्र के लिए ही सही, लेकिन पहली बार कोई सवाल पूछ सकता था अंग्रेजों से संसद में खड़े होकर के। अंग्रेजों की संसद जो थी 16 लोग थे उस संसद में। कितने लोग थे? 16। पहले 6 थे, 4 थे, फिर 6 हुए, 6 से 12 हुए, 12 से 16 हुए। ठीक है। स्थानीय स्वशासन की भी नींव रखी गई और उस समय देखिए स्थानीय सरकार के संगठन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। प्रत्येक जिले में उप विभाग तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा दी गई। नगरों में नगर पालिकाएँ स्थापित की गई। अब जैसे पहासू नगर पालिका है, खुर्जा नगर पालिका है, या ऐसे और भी नगर पालिका हैं। बुलंदशहर नगर निगम है, नहीं नगर निगम नहीं, नगर पालिका है। ठीक है। अलीगढ़ नगर निगम है, मेरठ नगर निगम है, लखनऊ नगर निगम है, नोएडा गाजियाबाद नगर निगम है। ठीक है। प्रयागराज नगर निगम है। इसी तरीके से 3 तरीके में उनको बांट दिया गया है, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत। तो अब ये नगर पंचायत है, नगर परिषद इसके ऊपर होती है, फिर नगर पालिका होती है, फिर नगर निगम होती है। इसकी सबसे पहली बार जो बांटा गया था वो 1892 के एक्ट के तहत किया गया था। 1882 में से शुरुआत हो गया था, लॉर्ड रिपन के टाइम में। इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य एवं आय के साधन दिए गए। इन्हें रोशनी, गलियों, मार्गों की स्वच्छता, शिक्षा, जलापूर्ति, चिकित्सा सहायता का कार्य सौंपा गया। यह परिवर्तन 1883 से 85 के बीच स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित की गई। यही आधारभूत व्यवस्था आज भी भारत में लागू है। आज भी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम, ये सारी चीज़ें आज भी चल रही हैं। शिक्षा, साफ सफाई, इन सब का काम यही लोग देखते हैं। अभी भी गंदगी जो साफ़ सफाई, सड़कों की सफाई होती है, गलियों की नाली और ये सारा स्वच्छता का काम इन्हीं लोगों का होता है। स्कूल में शिक्षा का, पढ़ाई लिखाई का, पढ़ाई तो अब चलो शिक्षा केंद्र राज्य दोनों के अंदर आ गया है। सिविल सर्विसेज, लोक सेवा घोषणा पत्र के तहत 1861 ईस्वी में भारतीय लोक सेवा अधिनियम, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट बनाया गया, जिसके अंतर्गत समस्त महत्वपूर्ण पदों पर ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इनका चयन लंदन में होने वाली वार्षिक खुली प्रतियोगिता के द्वारा होता था। आज ये परीक्षा UPSC कराता है, जिसका जो 1921 में जिसका गठन हुआ था और आज़ादी के बाद से इसका नाम UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करा दिया गया और पद का नाम IAS कर दिया गया है और बहुत सारे काडर हो गए हैं उसमें। 24 सर्विसेज आ गई हैं आजकल। यह परीक्षा अंग्रेजी भाषा में दी जा सकती थी, उस समय अंग्रेजी भाषा में थी। अब भारत के मतलब जो शेड्यूल 8 है उसमें 22 भाषाएँ हैं, 22 भाषाओं में आप दे सकते हो परीक्षा। 1853 ईस्वी में इस परीक्षा में बैठने की अधिकतम आयु 23 वर्ष थी। इसके बाद इसे घटाकर 21 वर्ष कर दी गई, जो 1876 में घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। 1863 में यह परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर या ठाकुर थे। कौन सबसे पहले ICS की परीक्षा पास किया था भारत का? सत्येंद्र नाथ ठाकुर। ये प्रश्न आ सकता है। कब की थी इन्होंने? 1863 में। कब की थी? हाँ, ये रविंद्रनाथ ठाकुर का नाम सुना है आप लोगों ने ना, जिन्होंने जन गण मन लिखा है, राष्ट्रगान भारत का, नेशनल एंथम। रविन्द्रनाथ टैगोर उनके बड़े भाई थे, वो 5-6 भाई थे, तो बड़े वाले भाई रविन्द्रनाथ टैगोर सबसे छोटे थे, उनसे बड़े जो थे ये थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। यही पहले ICS ऑफिसर थे। किंतु उम्र घटने से तो भारतीयों के लिए इसमें सम्मिलित होना लगभग असंभव हो गया। आज ICS को IAS, भारतीय प्रशासनिक सेवा कहते हैं, उनके नाम से जाना जाता है, जिससे DM बनते हैं जिले में, SDM, DM, कलेक्टर, SP, इस तरीके से। इसकी चयन प्रक्रिया भी बहुत कुछ मिलती जुलती है, आज भी लगभग वैसी ही है। इसी प्रक्रिया के तहत प्रशासन के दूसरे विभागों जैसे पुलिस, सार्वजनिक निर्माण, चिकित्सा, डाक, तार एवं वन्य
वन प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी, कस्टम तथा रेलवे में सभी उच्च वेतन वाले पदों पर सिर्फ ब्रिटिश नागरिक ही नियुक्त होते थे। भारतीयों में के बदलाव में 1918 ईस्वी में प्रशासनिक तथा लोक सेवाओं का भारतीयकरण किया जाना शुरू हुआ, फिर भी नियंत्रण और अधिकार के पदों पर अंग्रेज पदाधिकारी ही बने रहे। सेना तथा पुलिस का पुनर्गठन। अब देखिए किस तरीके से सेना और पुलिस का पुनर्गठन हुआ। अभी हमने डीएम का सुन लिया, कलेक्टर का पढ़ लिया, अब सेना का और पुलिस का। पुलिस में अभी एसपी होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसको कहते हैं, कप्तान होता है जिले के पुलिस का। कितने लोगों को पुलिस बनना था, बहुत सारे लोग पुलिस कर रहे थे ना। अब सुनो समझो इसमें 1857 ईस्वी के बाद पुनर्गठन की प्रक्रिया के अंतर्गत सेना को पुनर्गठित किया गया। 1857 ईस्वी में के पूर्व बंगाल, मद्रास, बम्बई को अब मुंबई कहते हैं और मद्रास को चेन्नई कहते हैं, प्रांतों की अलग अलग सेनाएं थी। ये स्वतंत्र रूप से कार्य करती थी। 1893 में इसका एकीकरण कर दिया गया और एक कर दिया गया। तीनों सेनाओं को मिला के एक सेना बना दी गई। ब्रिटिश सेनाध्यक्ष के अधीन इस सेना को रखा गया। इसमें यूरोपीय सेनाओं का अनुपात भारतीय सैनिकों की तुलना में लगभग दोगुना कर दिया गया। भारतीय सैनिक सूबेदार से ऊपर किसी पद पर नियुक्त नहीं हो सकते थे। छोटे पदों पर ही भारतीयों को रखते थे। बड़े पदों पर लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, इन सब पदों पे वो लोग खुद के अंग्रेज अधिकारी ही रहते थे। यह व्यवस्था 1914 के प्रथम विश्व युद्ध तक ऐसी ही बनी रही। उसके बाद इसमें थोड़ी ढिलाई बरती गई। पुलिस संगठन में दरोगा का पद भारतीयों तथा पुलिस अधीक्षक का पद यूरोपियों के लिए रखा गया, क्योंकि सेना और पुलिस दोनों ही ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार कार्यों में सहायक होती थी। आज भी दरोगा बनना बहुत बड़ी बात मानी जाती है ना। अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज़ों के शान और शौकत का उसे रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधित्व माना जाता था जो दरोगा होता था। घोड़े पे बैठ के टैं 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 चलता था वो, मूंछ पे ऐसे। आज ऐसी स्थिति नहीं है, बुलेट पे चलता है। न्यायिक संगठन। भारत में न्याय जज करते हैं। पहले कलेक्टर ही न्याय भी करता था, पुलिस वाला भी काम और पैसे भी वही करता था। अब 3 काम अलग अलग कर दिए। पैसे वाला काम कलेक्टर के पास है। जो कलेक्ट करे, इकट्ठा करे, कलेक्टर हो गया। कलेक्ट करना मतलब इकट्ठा करना। जो पैसे पूरे ज़िले का पैसा इकट्ठा करता है उसे कलेक्टर कहते हैं, डीएम कहते हैं, आईएएस से बनता है। जो पुलिस अपराध, नियम कानून, इन सब चीज़ों से डील करता है उसे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं। पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी कप्तान पुलिस। और जो उसका निर्णय देता है कि कौन अपराधी क्या अपराध किया, कैसे किया, ठीक है गलत है, तो उसे जज कहते हैं। क्या कहते हैं? जज कहते हैं। भारत में न्याय की परंपरागत प्रणाली मुख्य रूप से प्रचलित कानून पर आधारित थी। अनेक कानून शास्त्रों और शरीयत तथा शाही फरमानों पर आधारित थे। शुरू में अंग्रेज आमतौर से प्रचलित कानून ही लागू करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कानूनों की एक नई प्रणाली विकसित की। तत्कालीन कानूनों को संहिताबद्ध किया गया। इसका अर्थ था कि कानून शासन कानून के अनुसार चलाया जाएगा, न कि शासक की इच्छा के अनुसार। अब कानून की निगाह में सारे मनुष्य बराबर हैं। जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर बिना भेदभाव से एक ही कानून सब लोगों पर लागू होता था। पहले की न्याय प्रणाली जाति के भेदभाव का ख्याल रखती थी। जैसे यदि ऊंचे जाति के व्यक्ति ने कोई अपराध किया तो उसकी सज़ा किसी और जाति के व्यक्ति से भिन्न होती थी, जो जहाँ पैदा हुआ था उसके आधार पर होती थी। लेकिन अब सब एक हो गए। व्यवहारतः न्याय प्रणाली अब अधिक खर्चीली हो गई और न्याय पाने में काफ़ी विलम्ब होता था। वित्तीय प्रशासन कैसे होता था? सन 1857 की क्रांति के बाद वित्तीय प्रशासन का भी पुनर्गठन किया गया। अब वित्तीय प्रशासन में देखिए, अभी हमने इकट्ठा करने वाला, कलेक्ट करने वाला कलेक्टर का जिक्र किया था। तो देखिए 1860 ईस्वी में बजट की व्यवस्था शुरू की गई। 1892 में बजट पे प्रश्न पूछने की व्यवस्था हुई। 1860 में बजट की व्यवस्था की गई। तो पहली बार बजट की व्यवस्था कब की गई? 1860 में की गई बजट की व्यवस्था। कुछ समय बाद केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच आय के वितरण के बारे में निर्णय लिया गया। डाकघर, रेलवे, अफीम, नमक की बिक्री और चुंगी से होने वाली आय को पूर्णतः केंद्रीय सरकार के लिए सुरक्षित रखा गया। भू राजस्व, आबकारी आदि स्रोतों से होने वाली आय को केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच बांटा गया। इससे मिलती जुलती व्यवस्था आज भी चल रही है। कुछ पैसे केंद्र सरकार अपने पास रखती है, कुछ पैसे राज्य सरकारों को भी देती है। अदालतों में मुकदमा चलाने के लिए स्टैम्प ड्यूटी नामक एक नवीन कर भी लगाया गया। 1892 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर विचार करने का अधिकार दे दिया गया। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति बनी 1835 में। चलो आगे अब पढ़ते हैं इसको।
अंग्रेज शासकों प्रशासकों ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार इस उद्देश्य से किया कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय उनके समर्थक बन जाएंगे। अंग्रेजी भाषा के रूप में उन्हें संपर्क भाषा प्राप्त हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वे अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में आए। लॉर्ड मैकाले, इसका नाम याद रखो, खड़े हो जाओ। किसका नाम? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले जब अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा और भारतीय अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति बनाई थी, तो उसका यह उद्देश्य था कि इस शिक्षा से ऐसे व्यक्ति तैयार होंगे जो आत्मा और आस्था से ब्रिटिशवादी होंगे, अंग्रेज होंगे, शरीर से भारतीय होंगे। वास्तव में मैकाले का अनुमान काफ़ी हद तक सही निकला। आज भी हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश सुनते हैं, समझते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। जिसे नहीं आती उसे महसूस होता है कि मुझे सीख लेनी चाहिए। वो अपने आप को ऐसे महसूस करता है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, ऐसे रोता है, मुझे भगवान इंग्लिश सिखा दे, कोई इंग्लिश सिखा दे तो अच्छी नौकरी लग जाएगी, ऐसे करता है ना। क्यों? क्योंकि वो शिक्षा आज भी गाँवों में भी स्कूल इंग्लिश मीडियम के कितने खुल गए हैं, कितने सारे स्कूल इंग्लिश मीडियम के खुल गए हैं। बहुत सारे स्कूल ऐसे खुल गए हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करवाते हैं। उसे पाश्चात्य शिक्षा। कंपनी का शासन प्रारंभ होने के समय देश में शिक्षा की व्यवस्था हेतु पाठशाला, मकतब, मदरसे थे। उच्च शिक्षा मुख्यतः अभिजात्य वर्ग के लोगों तक ही सीमित थी। अभिजात्य मतलब बड़े लोग, जो ऊंचे लोग, बड़े लोग थे, उनके लिए ही, पैसे वाले लोग। उच्च वर्ग संस्कृत, अरबी, फारसी, कानून, तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा, विज्ञान का अध्ययन करते थे। देश में परंपरागत शिक्षा पद्धति ही चल रही थी, जैसे पहले पढ़ा जाता था वैसे ही, लेकिन कुछ स्कूल खोले गए। पाश्चात्य जगत के नवीन विचारों और आधुनिक विज्ञान का ज्ञान भारत लाने में शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अंग्रेज भारत में आधुनिक शिक्षा आरंभ करने के अधिक सफल रहे। वो लोग काफ़ी हद तक सफल रहे। निसंदेह आधुनिक शिक्षा का प्रसार केवल सरकार के प्रयास से नहीं हुआ। इस कार्य में ईसाई धर्म प्रचारकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभी भी आप इंग्लिश मीडियम के स्कूल देखो तो सेंट थॉमस, सेंट एंटोनी, सेंट करके जो क्रिश्चियन स्कूल होते हैं वो ऐसे, तो ये ईसाई धर्म के प्रचारकों के हैं। इन्होंने कई जगहों पर कॉन्वेंट स्कूल खोले, सेंट थॉमस, सेंट जोसेफ, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे स्कूल हैं। आधुनिक शिक्षा का प्रभाव क्या पड़ा? भारत में आधुनिक विज्ञान का प्रयोग 19वीं सदी से आरंभ हुआ। उदारवादी आंग्ल शिक्षा नीति के चलते भारत में विज्ञान, तकनीकी और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। इससे भारत में वैज्ञानिक युग में प्रवेश करने लगा। विश्वविद्यालयों की स्थापना के साथ उसमें विज्ञान विभाग की स्थापना हुई। अधिकाधिक भारतीयों ने विज्ञान के अध्ययन के लिए चुना और विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। अब ये देखिए प्रफुल्ल चंद्र राय, इनकी फ़ोटो लगी हुई है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में महेंद्र लाल सरकार का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक संस्था की स्थापना की। 20वीं सदी के तीसरे दशक में इंडियन साइंस कांग्रेस की स्थापना की गई। साइंस कांग्रेस के अधिवेशनों में देश के विभिन्न भागों के वैज्ञानिक भाग लेते थे और एक दूसरे से अपने विचारों व कार्यों का आदान प्रदान करते थे। प्रफुल्ल चंद्र राय, जिनकी अभी फ़ोटो ये रही, इनके बारे में समझते हैं क्या है। जगदीश चंद्र बसु, मेघनाथ साहा, बीरबल साहनी, ये बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक थे। ये जगदीश चंद्र बसु, ये सीवी रमन थे, जो बड़े वैज्ञानिक थे। सीवी रमन ने अपने योगदान के आधार पर भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया? नोबेल का पुरस्कार 1900 ईस्वी से दिया जाने लगा। कब से दिया जाने लगा? 1900 ईस्वी से। ये 7 क्षेत्रों में दिया जाता है: भूगोल, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और मेडिसिन, बायोलॉजी वाला, और शांति का नोबेल दिया जाता है, और अर्थशास्त्र का नोबेल दिया जाता है जो 1869 से शुरू किया गया। और किसका नोबेल दिया जाता है? ऐसे ही 5-6 विषयों से अभी याद नहीं आ रहा होगा। और डॉक्टर सीवी रमन, श्रीनिवासन रामानुजन गणित और विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महान भारतीय वैज्ञानिक थे। इस प्रकार भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने योगदानों से विज्ञान के विकास के द्वारा देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगर हम पूछें 3-4 भारत के वैज्ञानिकों का नाम बताओ तो आप लोग बता लोगे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सीवी रमन, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1928 में शायद, श्रीनिवास रामानुजन, विश्वेश्वरैया, जगदीश चंद्र बसु, प्रफुल्ल चंद्र राय। 6ठी क्लास में पहला चैप्टर में या दूसरे चैप्टर में है 2 भारतीय 2 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम लिखो।
शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में हुए विकास क्षेत्रों से देश को एक नई गति और प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। जन सुविधाओं में क्या वृद्धि हुई? 18वीं शताब्दी तक अंग्रेजों ने धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई, किंतु 19वीं शताब्दी के आरंभ में ही उन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति में परिवर्तन करने के लिए कुछ कदम उठा लिए। भारत स्थित ब्रिटिश प्रशासन कुछ सीमा तक भारतीयों में आधुनिक सोच पैदा करना चाहता था, लेकिन वहीं तक जहां तक ब्रिटिश हितों को नुकसान न हो। वो हमें चीज़ें देना चाहते थे, जानकारी देना चाहते थे, लेकिन उतनी ही देना चाहते थे जितने से हम उनके काम में आ सकें। हम ज़्यादा जान जाएंगे, ज़्यादा पढ़ लिख लेंगे तो उनके काम के नहीं रह जाएंगे, इसलिए वो हमें ज़्यादा जानकारी नहीं देते थे। आज भी वही हो रहा है। अतः उन्होंने भारत में आधुनिकीकरण की संतुलित नीति अपनाई। इसी नीति के तहत अंग्रेजों ने कई हजार किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछवाई, जिससे आवागमन तेज हो सके, व्यापार में बढ़ावा मिले। अंग्रेज ठंडे प्रदेशों में रहने वाले थे, उन्हें भारत में पड़ने वाली गर्मी को सहन करने की आदत नहीं थी। अतः उन्होंने अपने परिवारों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए नए शहर बसाए, जैसे नैनीताल, शिमला, दार्जिलिंग। ये सब नए ठंडे क्षेत्र में रहने वाले। जितनी गर्मी यहाँ पड़ती है इससे कम गर्मी वहाँ पड़ती है, वहाँ ठंड ज़्यादा रहती है, इसलिए वहाँ नए शहर बसाए। इसीलिए अंग्रेज़ों ने रेलवे लाइन बिछाई। 1853 में मुंबई से थाने तक लॉर्ड डलहौजी के टाइम में पहली रेलगाड़ी चली थी। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने तक। मुंबई से थाने तक। अरे वाह अल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छा भाई। इनके लिए ताली बजा दो आप लोग। अंग्रेज़ों ने भारत में नगर व कुओं का भी निर्माण किया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा खेतों को सिंचित कर उत्पादन बढ़ाया जा सके और भू राजस्व का अधिक से अधिक प्राप्ति की जा सके। इस समय यूरोपियों ने नए चिंतन का उदय हो रहा था यूरोप में। इस चिंतन की अवधारणा को थी विवेकशील वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विज्ञान मतलब विवेकपूर्ण ज्ञान का इस्तेमाल ही विज्ञान है। तो जिसका अर्थ था कि केवल वही बात सही मानी जाएगी जो मानव तर्क के अनुकूल हो, व्यवहार में जिसका परीक्षण किया जा सके। इसी क्रम में कुछ अंग्रेज़ों ने भारतीयों के रीति रिवाजों को असभ्यता का प्रतीक माना तथा भारतीय सभ्यता को गतिहीन कहकर उसकी निंदा भी की। इस समय भारतीय समाज में तमाम कुरीतियाँ आ गई थी। क्या आ गई थी? तमाम कुरीतियाँ, जैसे बाल विवाह। बच्चा छोटा है फिर उसकी शादी कर दो। छोटे बच्चे की शादी करके क्या मिलने वाला? वो तो खुद नहीं जानता क्या है क्या नहीं। कुछ समझदार हो जाए, कुछ पढ़ लिख ले तो शादी करो। छुआछूत बीमारी, ये तो गलत बात थी ना। छुआछूत, बाल विवाह और स्त्री शिक्षा, या वो क्या बोलते हैं, वो पति मर जाता था तो उसको उसमें मरना पड़ता था, विडोहुड नहीं, सती प्रथा। वेरी गुड, इनके लिए भी ताली बजा दीजिए भाई आप लोग। जिसे भारतीय चिंतकों ने सुधार करने का प्रयत्न किया। इस कार्य में कुछ ब्रिटिश शासकों ने भी सहयोग दिया। यद्यपि उनकी नीति धार्मिक मामलों तथा रीति रिवाजों में कम से कम दखल देने की थी। अंग्रेजों द्वारा अपने हित में किया गया भारत में आधुनिकीकरण अप्रत्यक्ष रूप से भारत के लिए लाभप्रद सिद्ध हुआ। क्या हुआ? लाभ ही प्रद सिद्ध हुआ। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई पाश्चात्य शिक्षा ने लोगों में नई दुनिया की ललक, जिज्ञासा जागृति की। पढ़े लिखे भारतीय समाज की बुराइयों का विरोध करने के लिए एकजुट होने लगे। नई सोच और विकसित ज्ञान ने समाज में फैले कई अंधविश्वासों और कुरीतियों को तोड़ दिया। रेलगाड़ियों के आवागमन को न केवल सरल व सुरक्षित बनाया, अपितु यह छुआछूत, जाति प्रथा को समाप्त करने में भी सहायक सिद्ध हुआ। ठीक है। अब अगला प्रश्न आपसे किया जाता है, इंडियन काउंसिल एक्ट कब पास किया गया था? 1892, 1883, 1861 या 1885? आप लोग कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे। पहली रेलगाड़ी बोरीवली से थाने, मतलब बोरीवली ये मुंबई में ही है, तो मुंबई से थाने के बीच में 1853 ईस्वी में चली थी। ये भी कमेंट में आप लोग बताइए। और बाकी सारे प्रश्न के नाम, सवाल के नाम, ये सब आप लोग कमेंट कर सकते हैं, करना चाहें तो। और आप लोग ठीक हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, स्वस्थ हैं? थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। अपना और अपनों का ख्याल रखें, फिर मिलते हैं हम लोग। थैंक यू। बंद कर दें इसे?
आप लोग अपना अपना नाम फटाफट बताएं तब बंद करें। बताओ नाम। वीर, आपका? अभिषेक, आप? तारिक, आलिशान, श्रुति, पूजा, सुमन, तुलसी, अंजलि, वर्षा, गुलनाज। वेरी गुड, थैंक यू सो मच बच्चों, इतनी देर तक मुझे सुनने के लिए। फिर मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच।